हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं और इसमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे कोई एक पॉइंट दिया गया, रेफरेंस पॉइंट O, और इस लाइन पर एक पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियली जो इसका पोजीशन है वो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये xi है। जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो xi है, और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जो है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर है, x फाइनल डिस्टेंस पर। यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इसका जो वेलोसिटी वो बदल के v हो गया। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में अगर दिखाना चाहें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है। ठीक है, इधर टाइम वर्सेस इधर वेलोसिटी अगर प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर ये t इक्वल टू 0 पर है, ये t इक्वल टू सम टाइम t पर। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, द वेलोसिटी इज u, एंड एट अनदर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, t टाइम पर। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है इधर टाइम में दिखा देता हूँ, अनदर टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, तो ग्राफ जो बनाएंगे, पहला जो पॉइंट है हमें यही मिलता है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u, t इक्वल टू t पर वेलोसिटी हो जाएगा v। तो ये एक पॉइंट मिला, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं क्या कि गिवन क्या है, गिवन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ऐसे हो रहा है इस तरीके से कर्व, यानी कि एक्सेलरेशन, अगर ये कर्व ऊपर की तरफ है देन एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है, और अगर कर्व नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन घट रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल केस है कि एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी था, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, ये u है यहाँ पे वेलोसिटी। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो u वेलोसिटी चल रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, तो t इक्वल 0 पे मैंने u दिखाया और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी मैंने v दिखा दिया। ठीक है, सो ये इसका vt डायग्राम बन गया। अब अगर हम लोग आपको, अगर एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से ही चलता रहता, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता, हर जगह u, यहाँ से यहाँ के बीच में u वेलोसिटी से ही अगर चलता तो उसका ग्राफ कैसा होता, मैं वो भी बना के दिखा रहा हूँ। इधर टाइम, ठीक है, मैं पूरा लिखता हूँ, टाइम वर्सेस वेलोसिटी at t is equal to 0, the velocity is u, and at in another time t the velocity is also u। मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जो u ही रहता है, तो पार्टिकल का जो ये ग्राफ, मतलब vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, वेयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट u। और अगर पार्टिकल अपने वेलोसिटी यानी स्पीड को चेंज कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर u वेलोसिटी है और आगे जाके वेलोसिटी बढ़ करके v हो चुका है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। ठीक है, तो ये उन दो केसेस का ग्राफ है। ठीक है, ये केस 1 है, ये मैंने केस 1 ले लिया है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी v हो जाता है वो क्या है, केस 2। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, ठीक है, वो दोनों बराबर होगा। s इक्वल टू क्या होगा, मैं अगर केस 1 की बात कर रहा हूँ, केस 1 जो कि ये है,
तो केस 1 में डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड u, वेलोसिटी u इंटू टाइम t, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो u इंटू स्पीड इंटू टाइम करने से क्या मिलता है, डिस्टेंस कवर्ड मिल जाता है। अगर हम इस ग्राफ में देखें, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका जो हाइट है वो हाइट तो क्या है, u है, और विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितना है, t है। यानी कि ये जो u इंटू टी जो हम देख रहे हैं वो इस रेक्टेंगल के एरिया के भी बराबर है। तो ग्राफ में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि u, अगर s का डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है, u का ये जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल होकर मीटर मिलेगा। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो इधर का यूनिट कितना है, मीटर पर सेकेंड, और इधर का यूनिट कितना है, सेकेंड में नाप रहे हैं, टाइम सेकेंड में नाप रहे हैं। सो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, द यूनिट ऑफ वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस गिव्स द यूनिट ऑफ मीटर। सो एरिया जो होता है वो दोनों एक्सिस के यूनिट को मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई करने से मीटर मिल रहा है, सो एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है और पहुंच जाता है v तक, ठीक है। इस केस में हम चाहते हैं कितना ये चला, अगर सेम वेलोसिटी से चलता है तो कम डिस्टेंस चलेगा, और अगर ज़्यादा वेलोसिटी से चलता है तो वो थोड़ा सा आगे पहुँच, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो कुछ आगे निकल जाएगा, ठीक है, उतने ही टाइम के। अगर टी टाइम में की बात करें तो टी टाइम पे केस 2 वाला जो है वो तो अपना स्पीड बढ़ाता जा रहा है, सो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। टी टाइम में वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये टी टाइम में यहीं पहुँचेगा, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर ज़्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं क्या कि एरिया अंडर ग्राफ इन वीटी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ होता है, ग्राफ क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एरिया हम देख रहे हैं दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एरिया को कैलकुलेट अगर चाहते हैं तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है, होगा S इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, या यूँ कहें कि अगर आप कुछ नाम दो ABCD तो आप लिख सकते हो ट्रेपीजियम ABCD। ये होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ऊपर में ट्रायंगुलर पोर्शन है, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें, वो तो वही है u इंटू टी। u इज द हाइट एंड t इज द विड्थ, प्लस हाफ इंटू रेक्टेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो t है, और हाइट कितना है, ये है। तो ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो v है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो u है। यानी कि ये चीज़ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो v माइनस यू हो जाएगा। ये हाइट हो गया v माइनस यू। तो हम लोग ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया, v माइनस यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये v माइनस यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि एक्सेलरेशन का हम डेफिनेशन क्या देते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया रेट
ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है v माइनस यू अपॉन टी। सो हम यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू आ जाएगा at। तो हम इस ब्रैकेट वाले टर्म को यहाँ से हटा देंगे और उसके बदले में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक t पहले से था, अब v माइनस यू को हटा के हम at लिख देते हैं, तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको थीटा मान लेते हैं अगर, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहले x साइड डिस्टेंस पे रहेगा फिर बाद में x से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो s है वो क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। x फाइनल ये डिस्टेंस भी और x फाइनल ये डिस्टेंस भी है। फॉर केस 1 दिस इज द s फाइनल एंड फॉर केस 2 x फाइनल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल को ही हम s कहते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा जिसको कि हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस यू अपॉन बेस कितना देख रहे हैं हम, t। तो आपने क्या देखा, ये तो वही चीज है, इसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो स्लोप इज एक्चुअली योर एक्सेलरेशन, tan थीटा गिव्स द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो tan थीटा होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है। और अगर किसी ग्राफ का थीटा जो है वो बदल रहा है, ठीक है, मैं अगले केस में वो बताऊंगा। अगर किसी ग्राफ का थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या है, चेंज हो रहा है। जैसे कि ग्राफ अगर ऐसा हो जाए, ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इनिशियल वेलोसिटी u है एंड दिस इज एट एनी टाइम द वेलोसिटी इज v, ये है वेलोसिटी। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें, ट्रायंगल बनाए, मैं यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये एंगल क्या है, ये थीटा 1 होगा और ये थीटा 2 होगा। हम देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती, ये एंगल ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है, यानी कि एंगल बढ़ गया, यानी tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी एंगल के बढ़ने से। आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, यानी कि एंगल के बढ़ने से tan की जो वैल्यू होती है बढ़ती जाती है। सो एंगल बढ़ रहा है, सो tan की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप कर्व देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व होने का मतलब कुछ और है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप कर्व देखते हैं तो उसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखते हैं, चाहे वो फ्लैट हो या कैसा भी हो, देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। अगर वो पैरेलल आ जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, अगर ग्राफ ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो tan 0 इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0। जब tan थीटा 0 होगा तो tan थीटा 0 होगा, तो tan थीटा 0 के एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सो यहाँ पर अगर ग्राफ जो है वो टाइम के एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, देन एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज स्लोप इज 0, ठीक है। यानी कि tan थीटा आपको एक्सेलरेशन देता है इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उस केस में tan थीटा वेलोसिटी देगा,
ठीक है, यूनिट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, यूनिट ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप ये डिवाइड करते हो तो ये tan थीटा दे रहा है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि यहाँ क्या रहा है, तो वाई एक्सिस का यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस का यूनिट कितना है, सेकेंड है, तो ये देगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। सो tan थीटा इज गिविंग यू द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इधर x वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे, और इसमें अगर आप कोई कर्व ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो थीटा यहाँ पे बनेगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, x एक्सिस का यूनिट है मीटर, y एक्सिस का, और x एक्सिस का यूनिट है सेकेंड। सो मीटर बाई सेकेंड क्या हो गया, ये तो वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पर tan थीटा जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो स्लोप जो है वो y एक्सिस और x एक्सिस के यूनिट से निकालते हैं डिवाइड करके, और एरिया को मल्टीप्लाई करने से जो आता है, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, वो एरिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और डिवाइड करने से जो आता है वो हम स्लोप के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस किया था। अब इसी केस के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला तुमने डिराइव कर ही दिया था, अब मैं इसी केस के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ फॉर द सेम केस, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन, इधर मैं लिख दूं पोजीशन, ठीक है, जो कि मीटर में नापा जाता है, और इधर है टाइम, तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 इट वाज एट xi, मैंने बताया था कि ये xi पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने दिखाया यहाँ पर xi, ठीक है, एंड एट एनी टाइम t इट इज एट xf, वो xf पर कहीं पहुंच जाता है, यानी कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, जो गैप देख रहे हो, दिस गैप्स रिप्रेजेंट योर s, ये है जो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हम दिखा रहे हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इनिशियल पोजीशन इज xi एंड फाइनल पोजीशन इज xf, और उन दोनों के बीच में ये गैप क्या है, s के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट तो यहाँ पर मिल जाता है और एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर मेरे पास है, ठीक है। मैं अगर इसको सीधा ऐसे कनेक्ट कर दूं तो क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ सही होगा, तो ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थीटा बनाएं, यहाँ पे थीटा बनाएं, यहाँ पे भी थीटा बनाएं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ये तो लाइन तो पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो तीनों एंगल बराबर होंगे, तो स्लोप बराबर है, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, बराबर होगा, और tan थीटा बराबर होने का क्या मतलब है, ये tan थीटा रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिट ऑफ y एक्सिस इज मीटर, यूनिट ऑफ x एक्सिस इज टाइम, ठीक है, मीटर बाई सेकेंड, यानी कि tan थीटा रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, tan थीटा रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो क्या पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हुई है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से दिखाना ये ग्राफ में सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हटाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर्व करेंगे। अगर वेलोसिटी बढ़ी है यानी tan थीटा बढ़ा है, तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कम एंगल है, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंगल का इंक्रीज होना आपको दिखा रहा है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी घटता तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों ग्राफ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये इसी सिचुएशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसी सिचुएशन के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग सो स्लोप इज चेंजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सो द स्लोप इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रहा हो तो ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पर कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये ऐसे होगा, ठीक है। या नीचे से भी अगर आगे बढ़ रहा है, अगर पार्टिकल अपने वेलोसिटी को कम करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है, सो ये इनिशियल पोजीशन xi होगा और ये फाइनल पोजीशन xf होगा। इनके बीच में उसकी जो वेलोसिटी है वो घट रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ से दिखाऊँ कि ये इनिशियल पोजीशन है और वो फाइनल पोजीशन, तो यहाँ तक पहुँचाना है उसको t टाइम पे। तो ग्राफ जो ऐसे बनाया मैंने वो ऐसे बनाऊँगा। अब आप देख सकते हो इस केस में एंगल जो है ये एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर मैं इसी ग्राफ में दिखा देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी घटता तो कैसा होता, यहाँ से जाते भाई मान लेते हैं कि पार्टिकल जो ये गाड़ी है कोई, उसने ब्रेक दबा दिया, अब ब्रेक दबा करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, बाद में जाके स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। सो ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो ये वाला तो हम अभी केस नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इन बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह के और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है, v इज इक्वल, हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो बाय डेफिनेशन आता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला हमने ग्राफ के थ्रू निकाला है। हमारे पास इसको अभी तक हमने इसको डिराइव नहीं किया है, ये ग्राफ के थ्रू आया है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ हमने निकाल दिया, उससे आ गया। अब हम लोग अगर आप इसे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लो, अगर इसे t निकाल के इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। और इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, s इक्वल टू u इंटू v माइनस u बाई a, या हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसमें से t कॉमन पहले ही निकाल लेता हूँ। मैंने t कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहाँ पे u प्लस at बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब मैं t की जो वैल्यूज हैं इनमें डाल देता हूँ, तो v माइनस यू अपॉन a इंटू u प्लस a बाई 2 इंटू v माइनस u अपॉन a, ये लिख दिया। तो ये a जो है दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और फिर मिलेगा आपको v माइनस यू अपॉन a इंटू u प्लस v बाई 2 माइनस u बाई 2। ये u में से u बाई 2 चला जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है। तो मिलेगा u बाई 2, सो v माइनस यू बाई a इंटू पहले से क्या है v बाई 2 बचा, ये बच गया, और प्लस u बाई 2। अब आप इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा v माइनस यू इंटू v प्लस u, यहाँ से 2 आएगा एलसीएम और ये a, तो नीचे में 2a आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये हमने s निकाला है, सो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू कितना आ गया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है।
और फिर लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, ये दूसरा है और ये तीसरा है, जिससे कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। ठीक है, ये सब 9th क्लास में किया है। हमने सिंपली किया क्या है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया, टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, और ये टी जो है एलिमिनेट होकर के ये फार्मूला आ गया, फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले को आप चाहो तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं वो होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। होमवर्क ये है कि डिराइव दिस फार्मूला, द थर्ड फार्मूला फ्रॉम ग्राफ। हिंट में आपको बता रहा हूँ कि u है इधर वेलोसिटी वर्सेस इधर टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई। ठीक है, तो ग्राफ हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। पहले आपने क्या किया था, एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया किया था। निकालना तो आपको ये पूरा ट्रेपीजियम है, तो आपको करना क्या है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना है। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है ये पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है। इस फॉर्मूले को आपको लगाना है, और जो आप करोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, सो आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा, ये करना है आपको। अब हम लोग अगर फर्दर आगे कुछ भी करना चाहें जो क्लास 11 से रिलेटेड हो, ठीक है, एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है उसके थ्रू भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वो लास्ट टॉपिक होगा। अभी जो भी हम करना चाहते हैं इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में जो करना चाहते हैं, इवन उसके बाद वाले चैप्टर्स में, इवन पूरा जो क्लास 11th है और क्लास 12th है, उनके जो क्वेश्चंस है या उसकी जो थ्योरी है वो आप तभी समझ सकते हो जब आपको कैलकुलस आता है। ठीक है, सो अभी हम लोग फिजिक्स को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, थोड़े समय के लिए, और हम लोग कैलकुलस करेंगे। बिना कैलकुलस आए आप लोग फिजिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैलकुलस है क्या? कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक है, और इस ब्रांच के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। फिजिक्स का डेवलपमेंट भी इसके साथ ही हुआ है, केमिस्ट्री भी कैलकुलस की वजह से डेवलप हुआ। पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग है, इनके जितने भी ब्रांचेज हैं उसके डेवलपमेंट में भी कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इवन मैथमेटिशियंस जो हैं उनसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इवन मेडिकल साइंस में भी बहुत यूज़ है। इकोनॉमिक्स में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब बिना कैलकुलस के इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स नहीं लेते हैं, ठीक है, जो कॉमर्स लेते हैं वो मैथ्स नहीं लेते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि कॉलेज के सेकेंड ईयर में फिर से उनको कैलकुलस पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलस एक, मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी टेक्निकल फील्ड में बिना कैलकुलस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये अब आप सोचो कि जब कुछ नहीं हो सकता तो आज तक जो हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे थे, साइंस कर रहे थे, तो कैलकुलस क्यों नहीं पढ़ाया गया था? क्योंकि आपको उन केसेस को ही पढ़ाया जाता था जो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपलेस्ट जो केस था वो पढ़ाया जाता था। वैसे 11th और 12th में भी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत सिंपल केस हुआ, लेकिन वो उसको करने के लिए हमें कैलकुलस आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलस जो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, इसमें हम लोग वेरिएशन के बारे में करते हैं। कैलकुलस इज बेसिकली द मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएशन। अगर कोई चीज़ बदल रही हो, ठीक है, तो उसको स्टडी करने का तरीका क्या है? कैलकुलस। तो मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। कैलकुलस के वैसे दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, एक ब्रांच है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा जो ब्रांच है वो है इंटीग्रल। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया कैलकुलस का, और भी बहुत सारा इसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपने भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन 9th क्लास में किया है, लेकिन
आपको ये नहीं बताया गया था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए जो लिखते हैं वो क्या है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आपसे किसी ने कहा नहीं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आखिर ये डिफरेंशियल है क्या? ठीक है, डिफरेंशियल जो होता है वो अगर आप किसी मोटर मैकेनिक से पूछोगे, ऑटोमोबाइल बनाने वाले से, ठीक है, कि डिफरेंशियल क्या होता है, तो आपको बता देंगे कि जो पीछे जो पहिया होता है ना, ट्रक के पीछे या कार के पीछे जो पहिया होता है, उसमें आपने देखा ये पहिए के पास पीछे से ऐसे होकर के जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लगा होता है अंदर में, ठीक है, जो इन दोनों पहियों को घुमाता है। यहाँ से एक रॉड जाती है इंजन तक, वो रॉड घूमता है और यहाँ पर कुछ गियर जैसा सिस्टम होता है, वो इन दोनों पहियों को घुमाता है। ये बैक वाले व्हील्स हैं, जो पीछे की तरफ कार के जो पीछे वाले व्हील्स होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, ये डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल ये कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स का। ये यूज तो इसका भी है ही। डिफरेंशियल का मतलब ये यहाँ पर है कि दोनों जो व्हील्स है उनके स्पीड में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हम इसकी वजह से हम इनको जो आप घुमाते हो स्टीयरिंग को, तो वो जब मुड़ता है तो दोनों पहियों का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो ये सम काइंड ऑफ डिफरेंस मेंटेन करता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल कहा जाता है। लेकिन हम लोग ये डिफरेंशियल नहीं कहेंगे। ठीक है, ये वाला डिफरेंशियल नहीं, ये मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल है। ठीक है, हाँ, ये जो ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल लगा होता है वो भी इसी डिफरेंशियल कैलकुलस के यूज से ही आया है। ठीक है, तो आखिर ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और ये इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहले मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैथ्स, साइंस या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में कभी न कभी ये समय आता है पहली बार जब वो उनका इंट्रोडक्शन कैलकुलस के साथ होता है। ठीक है, तो आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा हो सकता है, लेकिन सबके लाइफ में ये एक मोमेंट आता है जब वो पहली बार कैलकुलस से परिचित होते हैं। तो आखिर ये है क्या, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एवरीथिंग इज डन बाय मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है, कोई स्टोन है, और उस स्टोन को सर्टेन हाइट से रेस कर दिया गया है और इस स्टोन को गिराया जाता है। ठीक है, जो गिरा रहा है उसको कोई फिजिक्स नहीं आता है, वो बस कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी उसके पास कोई लॉ नहीं है। ठीक है, और ना कोई फॉर्मूला था, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इस स्टोन को गिराया, और जिस समय इसको छोड़ा जाता है उसके पास एक स्टॉप वॉच था। ठीक है, उस स्टॉप वॉच से वो मेजर करता है टाइम। ठीक है, स्टॉप वॉच से कितने सेकंड में कहाँ पहुंच रहा है वो नापता है, या यूं कहें कि वो इसका एक वीडियो बना लेता है, वीडियो फिल्म बनाता है, और उस वीडियो के थ्रू उसके अलग अलग पोजीशंस को देखता है वीडियो में कि कितने सेकंड पे कहाँ पहुंचा, कितने सेकंड पे कहाँ पहुंचा, ये वो नोट करता है वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो उसने नोटिस क्या किया, उसने इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम y के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नीचे गिरेगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी गिवन बाय y। ठीक है, और टाइम इज गिवन बाय t। उसने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स बनाया और उसमें जो वैल्यूज थी वो लिखनी शुरू कर दी, t और y। t इज इक्वल टू 0 पर उसका जो पोजीशन था वो 0 था, एंड वो ये फिल करता जाता है। ठीक है, वो इस कंक्लूजन पर आता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो एक ग्राफ पेपर लेता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या करता है, स्टोन को गिराता है, और उसके बाद t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो 0 हाइट पर, मतलब 0 डिस्टेंस चला है, y इक्वल टू क्या, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ आ गया, t मान लेते t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ आता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 पे यहाँ, t इक्वल टू 2 पे यहाँ, t इक्वल टू 3 पर यहाँ पहुँच जाता है। गिरते वक्त आपको मालूम है, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, आप तो पहले से पढ़ चुके हैं फिजिक्स थोड़ा बहुत, तो आपको मालूम है गिरते वक्त क्या होगा, ये एक्सेलरेट होता है। ठीक है,
और उसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाता है। तो पहले 1 सेकंड में इतना चलता था, लेकिन अब 1 सेकंड में इतना चलेगा, अब 1 सेकंड में ज़्यादा चलेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नहीं मालूम है एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ होती है, उसको मालूम यही है सिर्फ कि कितना डिस्टेंस चलता है और कितना टाइम लगा। ठीक है, अब वो एक बॉक्स इस तरह से कॉलम बना करके उसमें नोट करता है, और फिर वो क्या करता है, ग्राफ पेपर लेता है और उसको प्रिसाइजली मेजर करता है सब कुछ। और जब वो मेजर करता है तो पाता है कि ग्राफ जो है t=0 पे यहाँ पर आता है। ठीक है, वो ग्राफ प्लॉट करता है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ग्राफ मैं बाद में आपको एग्जैक्टली बना के दिखाऊंगा वैसे। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको मालूम है कि पहले से आपको मालूम है कि ये फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, S = ut + ½ at²। आपको मालूम है u = 0 डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा टर्म, तो ½ × 9.8, ठीक है, इंटू t²। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 4.9t², यानी y = 4.9t²। ये हम लोग फिजिक्स के थ्रू जानते हैं, लेकिन उस जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसको ये बिल्कुल नहीं मालूम, खास करके ये दोनों नहीं पता है कि ये फार्मूला होता है S = ut। उसको ये फार्मूला नहीं दिया गया, तो मैं फार्मूला क्या कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ। वो इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, बिकॉज ही डजंट नोज फिजिक्स। ठीक है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स करना जान रहा है, तो वो इस फार्मूले पर तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, वो फिजिक्स के थ्रू नहीं पहुँचेगा, वो मैथमेटिक्स के थ्रू पहुँचेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको गिराएगा, वो अलग अलग पोजीशन को इस ग्राफ पे नोट करेगा, उन पॉइंट्स को वो प्लॉट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब प्लॉट करता है तो देखता है कि ये तो एक पैराबोला बन रहा है। ठीक है, वो पैराबोला बन रहा है, उस पैराबोला को मैथमेटिक्स लगा करके और फिर वो पाता है कि ये इक्वेशन एक्चुअली आता है, y जो है वो 4.9t² के हिसाब से चेंज हो रहा है। जब आप 11th क्लास के मैथ्स को और कंटिन्यू करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है, लाइन का जो सेक्शन फॉर्मूला निकालना सीखा होगा। ठीक है, 10th क्लास में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखा होगा शायद। सो वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इस तरह के शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा हाई लेवल का 11th क्लास वाला वो पैराबोला का इक्वेशन वो पढ़ चुका है और वो जानता है कि पैराबोला क्या होता है, और फिर इसको इससे वो इक्वेशन ले आएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वैसे ही पैराबोला का भी इक्वेशन होता है। आपको ये मालूम है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर पैराबोलाज। ठीक है, तो उससे वो निकाल लेता है। चलो ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो है y = 4.9t², ये मेरे पास फॉर्मूला है y का, मैथमेटिशियन के पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब इस ग्राफ का इसको कोई काम नहीं है। अब फार्मूला भी है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये स्टोन जो है वो ऐसे गिरेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो प्रॉब्लम ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन। कोई छोटा सा स्टोन था, स्टोन एट t = 2 सेकेंड। इससे क्वेश्चन, अब ये तो मेहनत करके ये फार्मूला निकाल लिया उसने, लेकिन उससे कोई पोजीशन नहीं पूछ रहा है कि तुम t = 2 सेकेंड पे कहाँ पहुँचते हो, वो बात नहीं पूछा गया उससे पूछा क्या गया कि t = 2 सेकेंड पे उसका स्पीड क्या होगा। क्योंकि देखो वो बहुत ज़्यादा भी मैथमेटिक्स नहीं जानता है, इसलिए वो उससे स्पीड पूछा गया। वेलोसिटी तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे वेलोसिटी मैथमेटिक्स में भी होता है। सो वेलोसिटी मैं यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उससे सिंपली क्या पूछा गया कि स्पीड बताना है t = 2 सेकेंड पे। तो क्या ये इस फार्मूले से स्पीड बता पाएगा, इस फार्मूले में t = 2 डालेगा तो पोजीशन देगा उसको कि t = 2 सेकेंड पे वो कहाँ पर है, वेलोसिटी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मैं यही वो
यही वो प्रॉब्लम है जहां पर आपको कैलकुलस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कैलकुलस के बिल्कुल एलिमेंट्री कर सकते हैं लॉज को यूज करते हुए, हम एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स को यूज करके हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल क्रूड मेथड जो है, जो निकालने का तरीका है, वो हम यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सपोज करो ये यहाँ होता। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि कितने कहाँ पर होता, पोजीशन आप निकाल सकते हैं। एट t इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे y2। ठीक है, y इज ए पॉलिनोमियल ऑफ t, y2 आप लिख सकते हो yt इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन t। सो y एट 2 इक्वल टू निकालेंगे तो 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4.9 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 19.6 आना चाहिए। 4.9 का डबल होता है 9.8 और 9.8 का डबल करेंगे तो 19.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 19.6 मीटर यानी कि यहां से लेकर के एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये पहुंच चुका होगा यहाँ पर 19.6 मीटर पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे कि आप कहाँ पहुंचा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी नीचे गिर रहा होगा तो किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, किस स्पीड से जा रहा होगा, वेलोसिटी नहीं, किस स्पीड से जा रहा होगा। तो यहाँ पर स्पीड 0, जैसे जैसे गिर रहा है इसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर स्पीड जो है वो कितना है और यहाँ पे स्पीड कितना है, तो स्पीड में यहाँ और यहाँ के बीच में बहुत अंतर आ गया होगा, स्पीड काफ़ी बढ़ चुका होगा। ठीक है, जो वाटरफॉल्स जो होते हैं, चाहे लाइक नाइग्रा फॉल जो है वो बहुत हाइट से पानी नीचे गिरता है। ठीक है, तो उसके नीचे कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जब बहुत हाइट से पानी गिरेगा तो बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी जो स्पीड जो बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 12 mv²। सो वो वाटर बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा अपने साथ। सो हम अगर इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इसको हम मैं इसको A का देता हूँ, इस पॉइंट को B का देता हूँ, इस पॉइंट को C का देता हूँ, इस पॉइंट को D का देता हूँ। तो A और D पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी है उसको मैं VA का देता हूँ। ठीक है, मैं इसको VB का हूँ B पॉइंट पर, B पॉइंट वेलोसिटी क्या है VB, और एक मैं ले रहा हूँ VD। सो VD विल बी लार्जर देन VD, एप्रिसिएबली लार्जर। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड हो तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा। वो तो निकालने की बात है कि हम निकाल लेंगे एग्जैक्ट फार्मूला। ठीक है, तो हो जाएगा, आपको पहले से ही पता है, आप चाहो तो बता सकते हो। V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है फ्रॉम फिजिक्स। तो U तो 0 है, A क्या है 9.8, अर्थ सबको 9.8 से नीचे खींचता है। ठीक है, तो 9.8 इंटू टी, तो अगर आप t इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो 9.8 इंटू 2, तो ये देगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इत्तेफाक की बात है कि ये 19.6 उसका डिस्टेंस भी आ जा रहा है और स्पीड भी वही, उसकी वैल्यू वही है। लेकिन अगर t इक्वल टू 3 पर देखें, y3 अगर आप देखो तो कितना आएगा 4.9 इंटू 3 का स्क्वायर, 4.9 इंटू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 आएगा और 8 36, तो ये आ रहा है 44.1। तो 44.1 मीटर आ रहा है। और अगर हम लोग V एट 3 निकालें तो यह आ जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT फ्रॉम फिजिक्स, तो 0 प्लस 9.8 इंटू 3, तो ये 29.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर, जरूरी नहीं हो कि इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। ये पोजीशन है और ये क्या है वेलोसिटी है। लेकिन आपको मालूम है कि उसके पास ये फिजिक्स नहीं जानता है, तो उसके पास ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला उसके पास हो ही नहीं सकता जो कि वो फिजिक्स नहीं जानता है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास यही फार्मूला है और कहा गया कि इसी फार्मूले से निकाल के दिखाओ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम समझ में आ गया। यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है,
डू नॉट डेवलप योर ओन फॉर्मूला फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, और हम लोग निकालेंगे। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर बी पॉइंट देखें और डी पॉइंट देखें तो इसमें काफ़ी समय का अंतर हो गया है, इंटरवल काफ़ी बड़ा है और इसमें वेलोसिटी में एप्रिसिएबल चेंज आ गया, काफ़ी बड़ा चेंज आ गया है। लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये बी पॉइंट है और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। जैसे मैंने ये पॉइंट है, सी एक पॉइंट है और सी के जस्ट नीचे, मैं इसको मिटा दूँ, इसके जस्ट बगल में, ठीक है, इसके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस का गैप है, छोटा सा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब डी पॉइंट जो नीचे ले रहे थे काफ़ी, मैं यहाँ पर सी पॉइंट ले रहा था, ये हो गया आपका नया वाला डी पॉइंट और ये पॉइंट सी पॉइंट है, ये सी हो गया और ये वाला पॉइंट नीचे वाला डी है। तो हम देख सकते हैं कि वी डी जो है अभी भी वी सी से बड़ा होगा, बिकॉज वो थोड़ा सा उससे क्या आगे नीचे आ गया है। सो वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, उसमें हल्का सा चेंज आया होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर वेलोसिटी जो है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा सी पर, तो डी पॉइंट पर कितना होगा, 19.6602 मीटर पर सेकेंड। उसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, और यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी में बहुत बड़ा फर्क आ गया। लेकिन अगर ये दो पॉइंट्स बहुत पास लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है। तो इस छोटे से इंटरवल में वेलोसिटी जो है वो उसमें बहुत बड़ा एप्रिसिएबल चेंज नहीं आया है। अगर एक पॉइंट बी लेते हैं और ये सी लेते हैं, तो बी से सी के बीच में काफ़ी समय बीत गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर जो वेलोसिटी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक है। और अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप s इज इक्वल टू वी इंटू टी लगा देंगे तो ये फॉर्मूला गलत होगा, ठीक है। ये जो गैप है s यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको निकालने के लिए v इंटू टी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और। कौन सा वेलोसिटी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम कौन सी वेलोसिटी हम नहीं यूज़ कर सकते। तो s इक्वल टू वी टी लगाना गलत है। इस केस में क्या लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहिए, बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा तभी s इक्वल टू वी टी लगेगा। तो यहाँ से यहाँ गिरने में वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है। अब हम आते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का, इस छोटे से गैप के बारे में बात करते हैं। इस छोटे से गैप में वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है, नो डाउट चेंज हुआ है, लेकिन उसमें जो चेंज है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। और अगर नेग्लिजिबल नहीं है चेंज, तो आपको करना क्या है कि इसको उठा करके और उसके नज़दीक कर देना है, ठीक है। ये जो गैप है उसको और छोटा कर लो। अगर मिलीमीटर गैप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है तो आप माइक्रोमीटर कर दो। अगर माइक्रोमीटर में भी लगता है कि ये चेंज वेलोसिटी में अच्छा आ रहा है, मतलब एप्रिसिएबल चेंज आ जा रहा है, तो हम नैनोमीटर कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस गैप को अगर बहुत कम कर दिया जाए तो उस थोड़ा सा नीचे आने में वेलोसिटी बदला है, लेकिन इतना नहीं बदला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस छोटे से इंटरवल में वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन एक बड़े इंटरवल में वेलोसिटी को कांस्टेंट मानना गलत होगा। मैं आपको समझाता हूँ इसको दूसरे तरीके से। देखो, सपोज करते हैं कि आपके पापा जो हैं वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, फॉरेन चले जाते हैं अपने जॉब की वजह से, और वो बार बार आ नहीं सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आने में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो वो जल्दी नहीं आ सकते हैं। सो वो 2 साल के बाद आते हैं, ठीक है, उनका बाहर का टूर था और बहुत सारा काम था जिसकी वजह से समय नहीं मिला, और वो 2 साल के बाद इंडिया आते हैं, ठीक है। जब वो इंडिया आते हैं तो आपके हाइट में, आपका जो हाइट है उसके एप्रिसिएबल चेंज को वो सीधा नोटिस कर लेंगे। तुम्हारा जो हाइट पहले से बढ़ गया, तुम मोटे हो गए, थोड़े से तुम दुबले हो गए हो, है ना, आप आसानी से नोटिस कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि आदमी हर दिन थोड़ा ना थोड़ा बड़ा होता है। अगर एक बच्चा है 10 साल का है तो 2 साल के बाद वो 12 साल का हो जाएगा।
ठीक है, तो उसकी हाइट में तो हर दिन थोड़ा बहुत चेंज आता होगा। ठीक है, अगर 2 साल में चेंज आता है यानी 365 इंटू 2, अगर 1 साल में भी बात करें तो बच्चे का हाइट कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अगर 365 डेज में थोड़ा सा हाइट बढ़ा है तो हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ा है, चाहे वो मिलीमीटर से बढ़े, माइक्रोमीटर से बढ़े, नैनोमीटर से बढ़े। ठीक है, आप निकाल सकते हो अगर किसी बच्चे के हाइट में 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का चेंज आ गया, सपोज करते हैं 1 साल में, तो एक दिन में कितने का चेंज आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। ठीक है, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैं 300 ले लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ठीक है, तो 5 6 जा 30, 60 आ गया नीचे में। तो आप देख सकते हो कि 1 मीटर बाई 60, इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। मैंने तो 360 लिया था, अगर हम लोग इसको 400 डे लेते हैं, सपोज करो अगर मैं 400 डेज लेके चलता हूँ, 400 डेज में देख लेते हैं, तो 5 से अगर करेंगे तो 5 8 जा 80 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/80 आप निकालो, 1 को 80 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, और ये 80 आएगा, फिर ये 20 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे 1 से, यानी कि देखो ये आ रहा है 0.012 मीटर्स। अगर 400 डेज में किसी की हाइट में, किसी बच्चे की हाइट में 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 मैंने सेंटीमीटर लिखना था, मीटर लिख दिया यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.012 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, मीटर में आ जाएगा। और इसको फिर लिखा जाएगा 0.2 जीरोस और आ जाएंगे, ऊपर में जो टर्म लिखा वही लिख लेते हैं, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर में जो लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे से और -2 आएगा तो -4 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पर डे का जो चेंज है वो माइक्रोमीटर से बड़ा है, 10⁻⁻6 से बड़ा है। सो डेली किसी का हाइट जरूर थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तो हर दिन जो हाइट है उसमें चेंज आता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन में जो चेंज है इतना कम होगा कि आप मानोगे कि नहीं, मेरा बेटा जो 3 दिन में उसका हाइट में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ। सो ये जो इंटरवल है अगर इसमें चेंज आ रहा है तो उसको आपको बहुत छोटा कर देना, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, आप जितना एंगस्ट्रॉम जितना छोटा करना चाहो, ताकि ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है गिरने की वजह से, यहाँ से यहाँ आने में जो चेंज है हम उसको इग्नोर कर सकें। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इन्फिनिटेसिमल, INFINITE, स्पेलिंग में SMALLY, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल। ठीक है, तो उस बहुत से छोटे से इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कुछ खास नहीं होगा, एंड वी कैन टेक दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ जो छोटा सा डिस्टेंस है मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि क्लियर कट आप लोग देख सको। ये इंटरवल मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए बड़ा बनाया, जबकि ये इंटरवल जो है वो इनविजिबल है, वो वायरस और एटम के साइज से भी छोटा हो सकता है ये डिस्टेंस। ठीक है, सो इसको मैं डेल्टा एक्स कह देता हूँ। आप जितना छोटा सोचते हो ये उससे छोटा है, इसी को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कहते हैं। जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो माइंड में, ये उससे भी छोटा है, यही है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल का मतलब। सो ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, और इसमें जो समय लगता है वो क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर अब इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर t = 2 सेकेंड कंप्लीट हो गया था। अब हम 2 सेकेंड से जहाँ पे वेलोसिटी निकालना है उससे थोड़ा नीचे चले आते हैं, गिरने देते हैं इसको। ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से गिरता है। यहाँ पर t जो है t प्लस, यानी t = जो होगा यहाँ पर 2 + सम डेल्टा t टाइम। थोड़ा सा टाइम हम और ले लेते हैं। ठीक है, अरे डेल्टा t मैं जैसे ले लेता हूँ 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड।
इतने में बहुत थोड़ा सा ही तो गिरा होगा, उसमें स्पीड में बहुत चेंज नहीं आया होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि 19.6 है, वहाँ पर पता नहीं कितना आया था, मैंने कैलकुलेट किया था, मैं भूल गया वो वेलोसिटी, तो बहुत चेंज आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेंज कैलकुलेट करोगे t इक्वल टू 2 सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, चलो फिजिक्स लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 9.8 इंटू 2 19.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। ये कब? एट t इज इक्वल टू 2। अब मैं निकाल रहा हूँ एट t इज इक्वल टू 2, ये यानी कि कितना हो गया? 2.01 सेकेंड पर। 2.01 पे क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 2.01, ठीक है। तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आ रहा है ये 9.8 इंटू 2.01 की वैल्यू कितनी आ रही है? $98 फिर 00 फिर 196 8 9 6 9 1 1 2 3, ये 8 है, 1 2 3, तो ये आ गया 19.698। तो पहले कितना आ रहा था? 19.6 आ रहा था, अब 19.698, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा हुआ वेलोसिटी, यानी यहाँ से यहाँ के वेलोसिटी में उतना बड़ा कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अगर हम इसको और छोटा कर दें, मतलब 0.001 ले लें तो और छोटा हो जाएगा, तो फिर ये जो चेंज है वो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये इतना हमने कर लिया, अब हम इस पे बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो इस छोटे से इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। यहां से एवरेज वेलोसिटी, मैं स्पीड बोलूंगा, एवरेज स्पीड बिटवीन, मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रखा था? C और इसका D, बिटवीन C एंड D, ठीक है। दोनों के बीच का एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ, वो हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? VAB इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डेल्टा एक्स, ये कितना चलता है? डेल्टा एक्स चलता है। और टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम टेकन इज, यहां से आने में कितना समय लगा? 0.01। मैं इसको डेल्टा टी अभी फिलहाल लिख देता हूं, ठीक है। 0.01 क्या है? डेल्टा टी। मैं यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ से यहाँ कितना चला और कितना समय लगा, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये होता है एवरेज स्पीड। तो एक्चुअली आपसे पूछा गया इस पॉइंट पर स्पीड कितना है, और हम निकाल क्या रहे हैं? इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे अगर चले जाएं तो इस इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या होगा, वो हम लोग निकाल रहे हैं। पूछा गया कुछ और था, निकाल कुछ और रहे हैं, ठीक है। पूछा गया है कि यहाँ पर स्पीड कितना है, और हम निकाल क्या रहे हैं? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जब ये चला है तो इस इंटरवल में चलने में जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, हम वो निकालने लग गए, ठीक है। और देखेंगे कि इससे कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो इसको निकालते हैं, तो ये v आ जाएगा। डेल्टा एक्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं डेल्टा एक्स पहले निकाल देता हूँ। चलो, डेल्टा एक्स ये हो जाएगा y एट 2.01 माइनस y एट 2.2, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड लगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 2.01 सेकेंड लगा। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन पुटिंग दिस फार्मूला। अगर t को हम 2.01 डाल देंगे तो वो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस करके हम डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये मैं लिख सकता हूँ अभी, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये इसको पुट करेंगे तो 4.9 इंटू 0.01
ठीक है 2.01, 4.9 इंटू 2.01 लिख दिया गया, माइनस 4.9 इंटू इसका स्क्वायर भी तो है। देखो इस फॉर्मूले में t की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, तो t इक्वल टू 2.01 पे कहाँ है वो निकल गया, माइनस t इक्वल टू 2 पे ये कहाँ था, स्क्वायर डाल दिए। तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको, ये 4.9 हम लोग कॉमन कर सकते हैं और इसका स्क्वायर 2.01 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, 2.01 इंटू 2.01, 201 0 0 0 204 10404, तो एक ये 1 2 3 4 ये आ रहा है 4.0401। अभी आपको ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये अननेसेसरी पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी बोरिंग, लेकिन जब ये पूरा एंड हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस वाज। तो इसको हम घटाते हैं, तो ये आ गया 4.9 इंटू, जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.0401, ठीक है। मैं ये डेल्टा एक्स निकाल रहा हूँ, अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0401 से, सो 1 से ये 449 आ जाएगा, कट करते हैं, 0 0 आएगा, कट करते हैं, 4 4 9 जा 36, 3 आ रहा है 19, फिर यहाँ पे कट करेंगे, बाकी तो 0 ही है, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड। 94691 और कितने डेसिमल लेने हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक 1 भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, देयर इज अ 1, सो ये इस 0 से मल्टीप्लाई कर, मैंने 0 से पहले मैंने 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले 1 से किया तो 49, फिर 0 से किया ये आ गया, फिर 4 से कर दिया, ठीक है, इट इज़ ओके। सो 94691 और उसके बाद हम लोग पॉइंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया 4.9, आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, अगर कोई गलती है तो मुझे बता सकते हैं। 0.19649 मैंने डेल्टा एक्स निकाल दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है जो 0.01 सेकंड में कवर हो रहा है वो निकाला गया। अब आगे देखते हैं, अब मैं इसमें ये वैल्यू मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो 0.19649 को डिवाइड करेंगे हम, टाइम टेकन कितना है 0.01 से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं हटाऊंगा तो ये यहाँ चल के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट को हम लोगों को 2 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, तो ये आ जाएगा 19.649, इतना आ रहा है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फ्रॉम फिजिक्स फॉर्मूला कितनी वेलोसिटी आ रही है, v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, ठीक है, एंड विदाउट हैविंग एनी फार्मूला, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि इसमें हम छोटा सा इंटरवल लें, ठीक है, और उसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाला, चूंकि वो 2 सेकंड के बाद चला है तो कुछ ना कुछ तो चला है, सो 2 यहाँ पर जो स्पीड और यहाँ का स्पीड है थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा नीचे का स्पीड, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है पहले से, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, चूँकि वो 2 के बाद का निकाला गया एवरेज। यहाँ से यहाँ के अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पहले इंटरवल लेते तो ये जो 19.649 आया है 19.5 समथिंग करके आता, 19.59 या 58 करके आता। अगर आप इस इंटरवल से थोड़ा सा ऊपर इंटरवल लेते हैं तो 19.6 से थोड़ा कम एवरेज वेलोसिटी मिलता है, लेकिन अगर हम नीचे जा रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात ये
कि अप टू दिस डेसिमल फर्स्ट डेसिमल के फर्स्ट डिजिट के बाद तक आपको बिल्कुल सही वैल्यू मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोगों ने निकाला क्या, हमने तो एवरेज स्पीड निकाला, ठीक है, और उससे विदाउट हैविंग एनी फार्मूला हमने ये वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, ये उतना सही नहीं आया, 19.649 आ रहा, तो 19.649 जो वो यहाँ से यहाँ के बीच का एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन हमने निकालना क्या था, इस पॉइंट पर का निकालना था एक्चुअल स्पीड। तो अब हम लोग और क्या करें, हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। मैं ये जो इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो इंटरवल ले रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको और कम करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ना लेकर के और नज़दीक करते हैं इसके। ठीक है, ये डेल्टा एस को और कम करते हैं, ये इतना सा कर देते हैं, जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा टी जो लिया है, पहले कितना लिया था, 0.01 लिया था। अब मैं इस डेल्टा टी को ड्रॉप करता हूँ, अब मैं नया डेल्टा टी लेता हूँ 0.0001। ठीक है, या मैं एक ही डिजिट बढ़ाता हूँ, छोड़ो 0.001। तो फॉर्म यहाँ पर चेंज क्या आएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। डेल्टा एक्स में चेंज कहाँ पर आएगा, ये जो वैल्यू हमने डाल रखी इन दोनों में चेंज आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर चेंज आएगा, तो वो आ जाएगा 4.9 इंटू ये 2.001 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा? बस अंतर इसी बात का कि हमने इंटरवल छोटा कर दिया। सो अब हम अपने जिस वैल्यू को पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस वैल्यू के बहुत नज़दीक चले गए हैं। ठीक है, वी आर गेटिंग क्लोजर इंटरवल को छोटा करने की वजह से। ठीक है, ये क्लोजर जाने का वो क्या कहा जाता है, वो भी हम लोग इस पे बारे में बात करेंगे। तो अब इसको निकालते हैं, ये 4.9 इंटू इसका स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 2.001 का स्क्वायर अगर करना चाहते हो तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगा रहा हूँ मैं, 2 इंटू 0.001। तो दिस इज 4, ये आ जाएगा प्लस 0.000001। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 0.004। इन सबको ऐड करते हैं तो वैल्यू मिलेगा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 4, यहाँ दिस इज नॉट ए गुड प्लेस। सो 4 ये थर्ड डिजिट पर आ रहा है, सो यहाँ पर 2 जीरोज आ जाएंगे, 004, ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और फिर 001। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, ये डेल्टा एक्स। पहले वाला डेल्टा एक्स कितना आया था, मैंने ये y एट 2.01 निकाला था ना। हाँ, तो मैं ये वाला वैल्यू ये लिख देता हूँ 4.004001। आप देख सकते हो कि पहले वैल्यू ज़्यादा आया था, अब ये वैल्यू क्या हो गया, पहले से कम आ रहा है काफ़ी। ठीक है, दिस इज गेटिंग क्लोजर टू 4 -4। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सो डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो आ गया 4.9 इंटू, इसको घटा कर लिखेंगे तो 0.004001। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, मैं ये कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी लेंदी हो रहा है। यूजिंग ए कैलकुलेटर आप कर सकते हो। डेल्टा एक्स इतना आ गया ना, सो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विच इज गिवन बाई 4.9 इंटू 0.004001 डिवाइडेड बाई व्हाट इज डेल्टा टी, 0.001। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो ये कट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो ये 4.9 इंटू 4.001 आएगा। ठीक है, मैं इसको ये तो कैलकुलेट हो सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो 4 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 49 फिर 00 फिर 00 और फिर 49 4 जा 19 पॉइंट, जगह ही नहीं यहाँ पे तो
मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। तो ये 49 0000 एंड देन 196, ठीक है। 49 इंटू 4 हो गया 196, ये 9 लिखेंगे, 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 1 लिख दिया, और 3 और एक 4 है, 1 2 3 4। देखो ये कितना आ रहा है, तो हमने ये निकाल लिया, ये जो वैल्यू इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये आ गया 19.6049, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पर कि देखो जब आपने डेल्टा टी इंटरवल 0.01 लिया था, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई थी, 19.649 आया था। आना कितना चाहिए था, 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाना चाहिए था, आया इतना, थोड़ा सा गलत आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इंटरवल को और छोटा कर दिया, डेल्टा टी जो लिए 0.01 लिया था, मैंने इस इंटरवल को और छोटा किया, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है, 19.6049 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद का सेकेंड डिजिट के बाद 0 आ गया, तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। इसका ये मतलब है अगर हम इस इंटरवल को बहुत छोटा करते चले जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे ये पॉइंट तो उसी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ये इतना नज़दीक हो जाएगा कि ये उसी पर लाई करने लग जाएगा, ठीक है। और उस केस में जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो एक्चुअली इस पॉइंट पर का जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस स्मॉल इंटरवल विल बिकम इक्वल टू द वेलोसिटी स्पीड एट दिस पॉइंट एट दिस पोजीशन विच इज t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज सारा कुछ बिना किसी कैलकुलेशन के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया ना कि हम लोगों को क्या करना है, इंटरवल को छोटा करते जाना है, ठीक है। तो मैं इस इंटरवल को थोड़ा सा, अभी चूंकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इस बारे में, तो अब हम लोग उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोग को डेल्टा एक्स निकालना था। तो मैं क्या करता हूं, मैं t इज इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा टी ले लेता हूं। मैं जो वैल्यू है ना उसको 2 प्लस डेल्टा टी लिख रहा हूँ ना, मैं उसको 0.001 या 0.00001 ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं उस सिंपली उसको डेल्टा टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर मैं डेल्टा एक्स निकालना चाहता हूँ, इंटरवल का जो लेंथ है, ठीक है, वो हो जाएगा y एट 2 प्लस डेल्टा टी, 2 पर और 2 प्लस डेल्टा टी पर थोड़ा सा नीचे आकर के ये वाला, माइनस y एट 2, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना गिर चुका है और t इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा टी पे कहाँ पहुंच चुका है, थोड़ा सा समय हमने एक्स्ट्रा डेल्टा टी ऐड कर दिया। तो इसको लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपको पता है y क्या है 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। पहले हम क्या लिख रहे थे, 2 प्लस 0.01 का स्क्वायर लिख रहे थे, माइनस 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 4.9 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, और मैं लिखूंगा इसको 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड, ये भी डिवाइड कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं डेल्टा एक्स ही निकाल रहा हूँ। 4.9 इंटू, इसको एक्सपैंड करना है तो मैं इधर लिख रहा हूँ 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर जो 4 बनेगा ये इस 4 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और क्या मिल रहा है 4.9 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 डेल्टा टी, ये मिल गया। तो हमने ये डेल्टा एक्स निकाला, अब निकालेंगे वी एवरेज, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मैंने पिछले तो दो कैलकुलेशंस किए हैं और आप जो 2 कैलकुलेशन करो उसमें डिफरेंस है कि पहले मैंने डेल्टा टी को 0.01 लिया था, दूसरे में मैंने 0.001 लिया है।
अब तीसरे में मैं उसकी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, उसको मैं डेल्टा टी ही डाल के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4.9 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर्ड प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों में से डेल्टा टी कॉमन कर सकते हैं, डेल्टा टी दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं और वो डेल्टा टी नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.9 इंटू, ठीक है, डेल्टा टी प्लस 4, और मैंने क्या किया, डेल्टा टी ऊपर नीचे कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि V एवरेज अभी कुछ फायदा तो लग नहीं रहा कि हुआ है। सो V इज इक्वल टू कितना आया 4.9 इंटू डेल्टा 4 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि ये क्या देगा। हम लोगों को करना क्या है, वी विल पुट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हम क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा टी को छोटा करेंगे, तभी तो ये वाला पॉइंट जो है वो जो थोड़ा सा आगे लिएगा, धीरे धीरे कर छोटा करते करते उसको हम उसी पे पहुंचा देंगे। सो डेल्टा टी विल बिकम 0। सो डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। सो अगर डेल्टा टी ये टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा, इसको 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो v इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, बहुत, और विदाउट एनी कैलकुलेशन हमने 0.001 ऐसा कोई वैल्यू भी नहीं पुट किया, लेकिन विदाउट यूजिंग द फिजिक्स और द फॉर्मूला। ठीक है, एंड विदाउट यूजिंग एनी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू लाइक 0.1 और 0.001, हम लोगों ने सिर्फ डेल्टा टी पुट करके ही ये सही निकाल लिया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हम लोगों ने किया है अभी तक, ये जो वैल्यू हम निकाल करके लाए हैं, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इंटरवल बहुत छोटा होता है तो जो एवरेज वेलोसिटी उस इंटरवल का होता है वो उसके अबव वाले पॉइंट के एग्जैक्ट, या उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द स्पीड एट दिस पॉइंट t इक्वल टू 2 सेकेंड, जो हम जहाँ पर ये पॉइंट है, is exactly becomes equal to the average velocity in the interval। required condition क्या है कि that interval must be infinitesimally small। ठीक है, अगर डेल्टा t is approaching towards 0, so interval is approaching towards 0। ठीक है, so the average velocity in that interval will become equal to the instantaneous velocity। instantaneous मतलब उस instant पर जो velocity है, वेलोसिटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को कि जब हम डेल्टा टी किसी इंटरवल को छोटा करते करते एवरेज क्वांटिटी को हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी के बराबर ला देते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इसी को हम कहते हैं लिमिट। ये जो हमने डेल्टा टी पुट करके इसको हटाया है और एग्जैक्टली कैलकुलेट किया वैल्यू, ये पुट करना कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जब भी आएगा आप एक चीज नोटिस क्या करेंगे। ठीक है, देखो जब मैंने यहां पर ऐसे लिखा था डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। डेल्टा टी 0 नहीं है, अगर 0 हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, अगर डेल्टा टी 0 पुट कर देंगे सीधा यहाँ पर, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डेल्टा टी इज नॉट 0, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो ये 0 नहीं है। ठीक है, सो ऊपर वाला डेल्टा टी, आपको मालूम है 0 को 0 से हम नहीं काट सकते, 0/0 काट के आप 1 नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट वैलिड। क्यों, मैं आपको एक बहुत आसानी से प्रूव करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हो कि 4 इंटू 0 होता है 0, 3 इंटू 0 होता है 0, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड बुलियन लॉजिक। ठीक है, सो 4 इंटू 0 विल बी इक्वल टू
3 इंटू 0, दोनों तो 0 के बराबर है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब 0 0 काट दो और 4 इक्वल टू 3 लिख दो, बिकॉज 0 0 कैंसिल नहीं हो सकते। सो यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यह देखो 4.9 इंटू डेल्टा टी कॉमन करेंगे तो डेल्टा टी प्लस 4 बचेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी को हम काट सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट 0 बाई 0 नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0 अप्रोच। सो ये बहुत छोटा हो, चाहे ये 0.0000000 ऐसे करके 1 हो, लेकिन